बच्चों, इस वीडियो में हम एक अलग टाइप का कैपेसिटर पढ़ेंगे। इससे पहले भी हमने एक वीडियो में स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ा हुआ है। हमें ये पता है कि कैपेसिटेंस जो है वो कंडक्टर की साइज़ और शेप पर डिपेंड करता है। तो जैसे ही हम कंडक्टर की साइज़ और शेप बदलेंगे तो उसके लिए जो फार्मूला होगा कैपेसिटेंस का वो अलग आएगा, वैल्यू अलग आएगी। कैपेसिटेंस की वैल्यू और फार्मूला और जो क्वांटिटी है, जो मैग्नीट्यूड है, वो अलग आएगा। तो इसी सिलसिले में, इसी सीरीज़ में हम आज सिलिंड्रिकल कैपेसिटर पढ़ेंगे, जिसमें कंडक्टर का शेप होगा वो सिलेंडर के शेप में होगा। सिलेंडर के शेप में ऐसा कंडक्टर जिसका कैपेसिटेंस हमें यहाँ पता करना है और उसके लिए फार्मूला डिराइव करना है। तो आज हम पूरी क्लास में इसको बहुत ही आसान तरीके से उस सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का फार्मूला डिराइव करेंगे कैपेसिटेंस के लिए। बिल्कुल वही स्टेप, हमें स्टेप बाय स्टेप वही प्रोसेस हमें यूज़ करना है जो इसके जस्ट पहले हमने स्फेरिकल में यूज़ किया था। यानी कि सबसे पहले आपको करना क्या है कि ये फार्मूला Q = CV है, वहाँ से C = Q/V आएगा। Q जो चार्ज है वो दिया रहेगा आपको पोटेंशियल की वैल्यू पता करना है। पोटेंशियल कैसे पता कर पाएंगे? एक जो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, और वो क्या होता है भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर -dV/dr, यानी कि माइनस ऑफ नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, तो उसको उस फार्मूले को यूज़ करेंगे और वहाँ से हम पोटेंशियल के लिए फार्मूला निकाल करके पोटेंशियल के लिए जो वैल्यू आएगी, जो भी अपना जो एक्सप्रेशन आएगा, उसको फिर से हम यहाँ पर C = Q/V में V की जगह पर डिनोमिनेटर में रखेंगे और वहाँ से हम फार्मूला डिराइव करेंगे कैपेसिटेंस के लिए, और वो भी किसके लिए? सिलिंड्रिकल शेप के कंडक्टर के लिए। तो बहुत ही आसान है, हमने इसके जस्ट पहले स्फेरिकल कंडक्टर के लिए इसको डिराइव किया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। और अभी हम क्लास 12th का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं फिजिक्स का, और पहले चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स थे, हर एक टॉपिक पर हमने एक एक वीडियो बनाया हुआ है, क्रिएट किया हुआ है, और उसको चैनल पर हमने अपलोड किया हुआ है। आप जा करके वहाँ से और उस चैनल पर एक एक वीडियो को देख सकते हो। एक एक टॉपिक पर एक एक वीडियो हो, और बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया है और बहुत ही लूसिड तरीके से आपको बताया गया है कि आखिर कैसे डेरिवेशन करना है। फिजिक्स का जो मेजर पोर्शन है वो डेरिवेशन ही है, जिसमें एक फार्मूला निकल करके आता है। तो उसमें आपको सिर्फ ये ध्यान रखना होता है कि भाई जो टारगेट है, जो फार्मूला है, अगर वो पहले याद हो जाए तब हमें थोड़ा सा और आसानी हो जाती है। और फिर जो है हम स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान तरीके से फिगर बनाते हुए और डिराइव करते हुए जाते हैं, और फाइनली हमें ये पता रहता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, तो आसानी से हम उस फार्मूले तक पहुंच जाते हैं। और अगर नहीं भी पता है, उसे याद अगर नहीं रखा है आपने, तब भी आसानी से हम उसको डिराइव कर सकते हैं। जैसा कि हमने पूरा हर एक लेक्चर में बताया, हर एक वीडियो में बताया, जो हर एक डेरिवेशन हमने यहाँ पर किया हुआ है और एक एक टॉपिक के लिए उसमें हमने बताया। तो आज फिर से वही काम करेंगे, डेरिवेशन के लिए अप्रोच करेंगे। और डेरिवेशन की खास बात ये भी होती है कि भाई डेरिवेशन अगर आपने बिल्कुल सही तरीके से कर लिया है, तो जो फार्मूला निकल करके आता है, चाहे वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो चाहे ईजी हो, वो आपको आसानी से याद रहता है, वो भूलता नहीं है, क्योंकि आप उस प्रोसेस में जाते हो जिस प्रोसेस से वो फार्मूला निकल करके आता है। तो इस वजह से डेरिवेशन इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप जो है फार्मूला आपको रटना नहीं पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा उसको जो है बार बार, और वो जो है आसानी से आपको जो है आपके दिमाग में छप जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ये अपना सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, जो नाम से ही प्रतीत हो रहा है, पता चल रहा है कि भाई ये अपना सिलेंडर के फॉर्म में होगा। ठीक है, सिलेंडर बड़ा फेमस है आजकल, क्योंकि इसकी कीमत भी, जो अपना गैस सिलेंडर है, कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है और इसकी किल्लत भी हो रही, मिल भी नहीं रहा है, क्योंकि गैस आती है अपने ईरान वगैरह से पहले आती थी, और ईरान से अब जो है वहाँ पर युद्ध शुरू हो गया है। ठीक है, तो इस वजह से अब दिक्कत हो रही है, इसके प्राइसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है? हमें सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पता करना है, और उसके लिए क्या करेंगे? एक सिलेंडर बना लेते हैं। सिर्फ एक सिलेंडर से काम नहीं चलेगा। कैपेसिटर की बात हो रही है, तो सबसे पहले जब कैपेसिटर हमने शुरू किया था, तो सबसे जो सिंपल कैपेसिटर था वो था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें 2 पैरेलल प्लेट्स थी, याद है? 2 पैरेलल प्लेट्स हम रखते हैं। तो हमेशा जब भी हम कैपेसिटर बनाएंगे तो 2 चीज़ें रहेंगी। अगर वही कंडक्टर हम ले रहे हैं, उसी शेप और साइज़ का 2 कंडक्टर लेंगे, जिस पर हम
डिफरेंट चार्ज रखेंगे, ठीक है। डिफरेंट का मतलब मैग्नीट्यूड में सेम रहना चाहिए और पोलैरिटी अलग अलग रहनी चाहिए। अगर हमने इस पर प्लस क्यू रखा है तो इस पर माइनस क्यू चार्ज रखेंगे। बस यही होता है कि एक पेयर में रहता है, जो कंडक्टर है वो पेयर में रहता है। यहाँ भी जो सिलेंडर होगा वो क्या होगा भाई, पेयर में होगा, ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि सिंगल कर देंगे, सिंगल कर देंगे तो कैपेसिटर नहीं बनेगा। हाँ, उसके अंदर चार्ज स्टोर करने की क्षमता होगी, यानी उसका कैपेसिटेंस होगा, लेकिन वो कैपेसिटर नहीं कहा जाएगा। कैपेसिटर कब कहा जाएगा, जब वो पेयर में होगा। वही कंडक्टर क्या होगा, अगर पेयर में है तो उसे कहेंगे कैपेसिटर, अदरवाइज कैपेसिटर नहीं कहेंगे, भले उसके अंदर कैपेसिटेंस हो, ये बात अलग है। तो हम एक सिलेंडर बनाते हैं और इसके जस्ट ऊपर एक और भी सिलेंडर बनाएंगे, यानी पेयर तो बनाना ही हमको, ठीक है। पेयर का मतलब 2 सिलेंडर बनाने हैं। एक सिलेंडर हमने ऐसा बना लिया, थोड़ा सा पतला, जैसे पाइप होती है, पतली और मोटी होती है। एक सिलेंडर ये बनाया हमने, जिसकी रेडियस सपोज कर लेते हैं हम कितनी है, स्मॉल ए है। एक और सिलेंडर बनाना है, लेकिन वो सिलेंडर क्या थोड़ी दूरी पर बनाना है, ऐसा नहीं है। एक सिलेंडर और बनाएंगे हम, 2 सिलेंडर होंगे यहाँ पर, लेकिन दोनों सिलेंडर क्या होंगे, कोएक्सियल होंगे। कोएक्सियल का मतलब समझ में आ रहा है। कोएक्सियल का मतलब ये हो गया कि दोनों जो सिलेंडर होंगे उनकी एक्सिस सेम होगी, सेम एक्सिस। तो एक्सिस क्या होती है सिलेंडर की, यही होती है, जो इसके जो अपना ये सर्कुलर पार्ट है इसके सेंटर से पास करती है ऐसी लाइन, उसे कहते हैं एक्सिस, सिलेंडर की एक्सिस। तो जो दूसरा सिलेंडर बनाएंगे उसकी एक्सिस भी सेम होनी चाहिए, ठीक है, कोएक्सियल होने चाहिए। तो हमने ये बना दिया भाई एक और सिलेंडर जिसकी एक्सिस सेम है, मिला दें ऐसे। दिख रहा है कि भाई 2 पाइप है, एक मोटी पाइप है और एक पतली पाइप, और मोटी पाइप के अंदर पतली पाइप क्या हुई है, जा कर के छुप गई है, उसके अंदर इसको हम स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे वहाँ पर भी होता है, जब भी हम देखते हैं कि हार्डवेयर की दुकान पर जब ऐसी पाइप जो मोटी पतली दोनों साइज़ की हो वो ट्रांसपोर्ट की जाती है या फिर कस्टमर के पास भेजते हैं लोग, तो होता क्या है कि मोटी पाइप पहले उठाते हैं और उससे छोटी जो उससे पतली पाइप रहती है उसके अंदर धकेल देते हैं, और उससे भी पतली पाइप उसके अंदर धकेल देते हैं। मतलब कुछ इस तरीके से वो अपना बना लेते हैं सिस्टम। ऐसे बनाया, फिर एक पाइप और इसके अंदर घुसा दिया जो थोड़ा इससे पतली थी, फिर एक पाइप इसके अंदर और घुसा दिया जो उससे भी पतली थी, फिर एक पाइप इसके अंदर और घुसा दिया जो उससे भी पतली थी। इस तरीके से क्या होता है कि जो स्पेस है वो बचता है, और इस वजह से वो जो ट्रॉली है या फिर जो भी है जिससे हम कैरी करके लेकर के आ रहे हैं पूरा जो हार्डवेयर का सामान है, पाइप वगैरह, वो उसमें जो है स्पेस ज़्यादा बच जाता है, और स्पेस बचने की वजह से और भी सारे सामान उस पर आ जाते हैं, और यही ट्रिक यहाँ यूज़ किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी, एक मोटी पाइप है, इसके अंदर पतली पाइप डाली हुई है, पाइप भी सिलेंडर होती है, ये भी सिलेंडर है। अब हमें क्या करना, दूसरा जो अपना सिलेंडर हमने लिया है उसकी रेडियस B सपोज कर लेते हैं। दोनों की रेडियस हमें दिखाना पड़ेगा भाई, दोनों की रेडियस A और B है, ठीक है। अब हमें इसी पैरेलल सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पता करना है, और हमें करना क्या होगा, जाहिर सी बात है इन दोनों सिलेंडर को अलग अलग चार्ज देना पड़ेगा। अलग अलग का मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए, पोलैरिटी अलग रहेगी, साइन अलग रहेगा। मान लिया कि इस पर हमने -Q चार्ज दे दिया है, -Q चार्ज दे दिया है, और बाहर वाले पर +Q चार्ज दे दिया है। तो ये -Q चार्ज इसके सरफेस पर, क्योंकि ये कंडक्टर है ना, -Q चार्ज इसके सरफेस पर पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आ जाएगा फटाफट, जो है बिना किसी देरी के इसके सरफेस पर आ जाएगा। ये कहीं और रुकेगा ही नहीं, सरफेस पर आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही +Q जो चार्ज दिया है वो इस बड़े वाले सिलेंडर के सरफेस पर आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई एक कंडक्टर की खास बात होती है, कंडक्टर की एक क्वालिटी होती है, खासियत होती है कि जो भी चार्ज उसको देते हैं वो कंडक्टर के सरफेस पर आ जाता है और कहीं टिकता ही नहीं और कहीं रुकता ही नहीं। ये क्लियर है। अब देखें 2 चार्जेस हमारे पास हैं, ठीक है, 2 सरफेस दिखाई दे रहे हैं कि एक सरफेस पर नेगेटिव चार्ज पूरा फैला हुआ है, दूसरे सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है। इससे कुछ समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ निकाल सकते हैं हम। कैसे, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मतलब हमेशा जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी भाई, इधर से ये पॉजिटिव है ना, इधर पूरा पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव वाला है, क्योंकि ये स्फेरिकल पार्ट पर भी ऐसे ही होगा। और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, और ये कुछ ऐसे आएगी जैसे लगेगा कि इसके सेंटर पर आ रही। मतलब क्या, सीधे सीधे कह सकते हो, कह सकते हैं कि रेडियली इनवर्ड, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है भाई, वो रेडियली इनवर्ड है, यानी कि रेडियस जैसे होती है और अंदर की तरफ आ रही है, वैसे अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, ठीक है। क्लियर है। अब ज़रा अब करेंगे क्या, यहाँ पर हमें चाहिए क्या,
हमें कैपेसिटेंस पता करना है तो हमें कुछ चीज़ें चाहिए जिसे हम पहले से तैयार करके रखेंगे। देखें हमारे पास पता है कि Q = CV होता है, CV ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले से अगर हम C पता करना चाहेंगे कैपेसिटेंस तो क्या करना होगा, Q के नीचे V को लेकर के आना होगा। ये फार्मूला है, यही अपना मेन फार्मूला है, लेकिन इसमें हमें चाहिए Q तो पता है, Q हमने जो दिया हुआ है ना चार्ज, वही अपना Q है यानी कि चार्ज है। V पता करना होगा हमें, और V को पता करके इस फार्मूले में रखेंगे V की जगह पर जो भी आएगा, और फिर ये C का फार्मूला मिलेगा, कैपेसिटेंस का फार्मूला मिलेगा इसके लिए, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के लिए। ठीक है, तो ये फार्मूला तो पक्का यूज़ होगा। अब V कैसे हम लेकर के आएंगे, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से डिसाइड कर लेंगे कि इस सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के लिए जो सिलेंडर है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, उसका एक्सप्रेशन कितना होगा, तो हम जानते हैं कि V और E के बीच में क्या रिलेशन होता है। V और E के बीच में एक रिलेशन होता है, E बराबर जो होता है माइनस ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, माइनस ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है ये चीज़। अगर हम यहीं से V पता करना चाहेंगे dV तो क्या होगा, -E × dr कर दें। ठीक है, ये वेक्टर ले लेते हैं क्योंकि दोनों वेक्टर है, और डॉट प्रोडक्ट इसलिए लिया क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जब लेंगे तो फाइनली ये एक स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी, और हमें पता है कि ये जो अपना V है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है, -E/dr। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे भाई, इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये फार्मूला हमें यूज़ करना है, ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करना है। अगर E हम निकाल लेते हैं E के लिए एक्सप्रेशन, तो इस फार्मूले में रख करके V निकाल लेंगे। जब V आ जाएगा इस V को उठा करके यहाँ रख देंगे, ठीक है, और C आ जाएगा। यही हमारा टारगेट है, बिल्कुल यही टारगेट है। अब हमें करना क्या कि सबसे पहले मसला यहाँ पर है E को निकालना, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना। इसके लिए एक्सप्रेशन पता करना कैसे होगा। ये सबसे आसान तरीका है, गॉस थ्योरम को यूज़ करें। गॉस थ्योरम को यूज़ करने के लिए फ्लक्स का यूज़ होता है, उसमें फ्लक्स का कॉन्सेप्ट आता है। और फ्लक्स गॉस थ्योरम के भी पहले फ्लक्स कुछ इस तरीके से निकालते थे हम, φE बराबर में E, और क्या होता था जो अपना S है यानी कि जो एरिया है, ठीक है, इतना होता था। ये φ बराबर E × S होता था, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है वो, और साथ में जो सरफेस एरिया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आता था। इतना तो होता था, ठीक है, ये होता था। जहाँ पर S क्या है, ये अपना जो गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस उसका एरिया, ठीक है, गॉसियन सरफेस का एरिया। तो सबसे पहले हमें गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा, और गॉसियन सरफेस भी हम एक सिलेंडर ही लेंगे क्योंकि यहाँ पूरा सिलेंडर है। अगर स्फीयर होता तो एक स्फीयर लेते गॉसियन सरफेस, और होता मकसद क्या है हमारा कि कम से कम एक जो अपना सिलेंडर है वो उसके अंदर आ जाए, मतलब जो सरफेस ले उसके अंदर आ जाएगा। तो ये पॉसिबल तभी है जब हम एक सिलेंडर लेंगे गॉसियन सरफेस के फॉर्म में, तो ये छोटा वाला जो सिलेंडर है वो उसके अंदर आ जाएगा। तो एक छोटा सिलेंडर लेते हैं, और इससे पहले वाले से जो छोटा वाला उसे बड़ा लेते हैं, उसकी रेडियस थोड़ी बड़ी कर देते हैं, और रेडियस जब बड़ी करेंगे तो देखेंगे होगा क्या। मान लिया कि यहाँ पर R रेडियस का, यहाँ पर R रेडियस इतनी होती है, यहाँ जो छोटे वाले सिलेंडर के रेडियस से थोड़ा बड़ी है, तो इतने पर जो है हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस ले लिया है जो सिलेंडर के फॉर्म में रहेगा। यहाँ पर भी सेम वही चीज़ रहेगी, हम एक गॉसियन सरफेस ले रहे हैं, और इस गॉसियन सरफेस को इस तरीके से डॉट डॉट मिला करके एक नया स्फीयर बन रहा है। स्फीयर नहीं, एक सिलेंडर बन रहा है, स्फीयर नहीं है, यहाँ पर सिलेंडर है, एक नया सिलेंडर बन रहा है जो छोटे वाले सिलेंडर को पूरा ढके हुए है, लेकिन ये जो बड़ा वाला सिलेंडर है उसके अंदर है, ठीक है, उसके भीतर है, उसकी रेंज से बाहर नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर है, ये समझ में आ रहा है। ये पूरा इसे कहेंगे हम गॉसियन सरफेस कह दें या फिर सिलेंडर, क्योंकि ये जो सिलेंडर है वही ही तो अपना सिलेंडर है ना, सिलेंडर यही जो सिलेंडर है यही अपना सरफेस है ना। तो गॉसियन सिलेंडर कहें या सरफेस कहें, बात बराबर है। ये ले लिया हमने, और इसी गॉसियन सिलेंडर का यानी गॉसियन सरफेस का एरिया ये होता है, ये वाला जो होता है ये इसी गॉसियन सरफेस का एरिया होता है। ठीक है, तो इसका एरिया कैसे आएगा, इसकी रेडियस जो है वो R है, और उसके पहले एक हमें थोड़ा सा और देखना था, हमने इसकी लेंथ भी तो डिसाइड करनी है। तो लेंथ हम मान लेते हैं, पूरा जो लेंथ है इसकी सिलेंडर की L है, ठीक है, L लेंथ है इसकी। और जितने भी हमने सिलेंडर बनाया है, जो बाद में गॉसियन सिलेंडर बनाया है, उसका भी तो लेंथ L ही लिया है ना, उससे बड़ा नहीं लिया है। छोटा बड़ा और ये जो गॉसियन सिलेंडर बनाया उसका सबका जो लेंथ है वो L लिया है। ये हो गया L जो है वो सिलेंडर की लेंथ है, जिसे हाइट हम पढ़ते हैं ना। वैसे जो सिंपल हम सिलेंडर लेते हैं उसमें हाइट रहता है, H रहता है, R रहता है, H रहता है, लेकिन यहाँ पर हमने ले लिया है L। ठीक है, चाहे तो H भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
जब हमें लेंथ पता चल गया तो होगा क्या, और ये लेंथ जो है ना, इसके बारे में थोड़े सा आइडिया और दे देते हैं आपको। जो लेंथ होता है वो या तो ए या तो बी या फिर आर को ही ले लेते हैं, इससे काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। इस वजह से काफ़ी लंबाई में ये रहता है, सिलेंडर काफ़ी लंबाई में है और लंबाई में होने का ये थोड़ा सा फ़ायदा ये हम उठा सकते हैं कि अगर लंबाई हो गई किसी कंडक्टर के अंदर, मतलब कि आज जो चार्ज देंगे तो वो पूरी लंबाई में फैलेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, और लंबाई में जब फैलेगा तो उसे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लीनियर चार्ज डेंसिटी को कंसिडर करेंगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी को क्या लिखते हैं भाई, उसको हम लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, और होता क्या है, जो चार्ज दिया गया है वो और अपॉन में जो लेंथ है वो, ठीक है, ये चीज़। अगर हम यहाँ से चाहें कि Q निकालना चाहें तो कितना होगा, लेमडा इंटू एल होगा। इसको अभी के लिए रखते हैं, आगे यूज़ करेंगे। Q बराबर लेमडा एल। एल क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि लंबाई बहुत ज़्यादा है इसकी रेडियस के रेस्पेक्ट में, इसकी रेडियस के कंपैरिजन में। इस वजह से ये पूरा सिलेंडर एक लाइन की तरीके से दिखाई देगा, और लाइन हो गया तो चार्ज जो दिया हमने वो पूरा लाइन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस वजह से लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा का यहाँ पर यूज़ किया गया, उसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हमने क्या करना है, ये जो गॉसियन सरफेस लिया उसका एरिया चाहिए। तो ये जो गॉसियन सरफेस है उसका एरिया, कौन सा एरिया काम करेगा यहाँ पर काम करेगा इसका, जो हम बात करेंगे गॉसियन सरफेस के एरिया की, वो अपना होगा ये जो कर्व सरफेस एरिया है भाई, ठीक है। यानी कि अगर सिलेंडर हम ले लेते हैं, मान लिया यही सिलेंडर है, इसका जो कर्व सरफेस एरिया ये वाला है ना, ये वाला, ये ठीक है, ये वाला उसे, ठीक है, ये वाला नहीं, ये तो सर्कुलर एरिया हो गया, इसको नहीं, इसको हम कंसिडर करेंगे। यही अपना सरफेस एरिया होगा गॉसियन सरफेस का, ठीक है, गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया होगा। और ये हमने लिया है रेडियस r, तो होगा क्या, हमें पता है कि 2 पाई r और l होता है, h होता है, वैसे h की जगह हमने l किया हुआ है, यहाँ पर h जो होता है उसकी जगह हमने l किया हुआ है, ठीक है। तो होता क्या है, ये जो s है इसको 2 पाई r और h होता है, h की जगह क्या करना है, l करना है, तो 2 पाई r l हो गया। कैपिटल L है, ठीक है, स्मॉल l भी ले सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा अपना चॉइस है, हमने ऐसा किया हुआ है। कैपिटल L लेते हैं, चाहे स्मॉल l लेते हैं, चाहे h कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। इस वैल्यू को यहाँ रखते हैं, ठीक है। तो अपना जो फाई होगा, फाई e बराबर में क्या होगा, e और इंटू में क्या होगा, 2 पाई r और l हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको ना सपोज करके इसको सपोज कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। क्लियर है, इतना हो गया। अब हमें पता है कि अब जब गॉस थ्योरम आती है तो वो एक अलग फार्मूला लेकर के आती है इसी फाई के लिए। गॉस थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपने गॉसियन सरफेस डिसाइड कर लिया है, उसका एरिया डिसाइड कर लिया है, तो जो फाई होता है यानी फ्लक्स होता है, जो चार्ज उस गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है, ठीक है, जो चार्ज, ठीक है, तो जो चार्ज उस सरफेस के अंदर आ रहा है उस चार्ज को लिखते हैं, उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, ठीक है। माइनस प्लस से मतलब नहीं, यहाँ पर वहाँ उस मैग्नीट्यूड को लिखते हैं, और चार्ज हमने क्यू डिसाइड किया है। यहाँ पर दोनों जो सिलेंडर है उस पर प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्जेज। अगर हम यहाँ मैग्नीट्यूड की बात करें तो सिर्फ क्यू लिखेंगे तो क्यू हो जाएगा, और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये कहता है जो गॉस थ्योरम वो कहती है कि जो चार्ज इनक्लोज होता है, जो चार्ज यहाँ पर इनक्लोज है, इनक्लोज्ड जो चार्ज है वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ इनक्लोज चार्ज, ये अपना फ्लक्स होता है, ठीक है, यही होता है। इक्वेशन नंबर 2 इसको सपोज कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों फाई दिखाई दे रहा है लेफ्ट में, तो राइट साइड को भी बराबर कर सकते हैं, कर देते हैं फटाक से, क्योंकि ई हमें चाहिए। ई के लिए हम बहुत उतावले हो जा रहे हैं भाई, क्योंकि ई अगर नहीं मिलेगा तो बाकी काम नहीं चल पाएगा हमारा, ठीक है। क्योंकि आजकल क्या है, पेट्रोल और डीजल की भी दिक्कत हो रही है, और हमें हर जगह जो क्या है ईवी गाड़ियाँ चल रही हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, यानी कि ई चाहिए, और ई जब मिल जाएगा तो वी हम निकाल लेंगे, ठीक है भाई। तो क्या करते हैं यहाँ पर इस फार्मूले में लेफ्ट वाले को छोड़ते हैं, राइट वाले को बराबर कर देते हैं, ई इंटू 2 पाई r और l हो गया, इधर क्या बचा, q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो गया। क्लियर है। अब जो q है उसकी वैल्यू यहाँ से उठा करके यहाँ रख देते हैं, क्या आएगा, लेमडा l आएगा कि नहीं आएगा, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब इसको भूल जाते हैं, इसको और इसको कंपेयर करके, कंपेयर क्या करना है, बराबर तो दिखाई दे रहा है, यहाँ ई की वैल्यू इस यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। ई बराबर कितना होगा, ई बराबर जो होगा लेमडा अपॉन में 2 पाई और एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर हो गया, ठीक है। ये ई की वैल्यू आ गई। अब जब ई की वैल्यू आ गई तो हम आसानी से ये वाला फार्मूला अप्लाई करके वी निकाल सकते हैं। इसे कहते हैं भाई ई और वी का रिलेशनशिप कहते हैं, और ये हमको तो बहुत ही फेवरेट फार्मूला लगता है कि बहुत ही
मज़ेदार फार्मूला है कि ई और वी को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं जब हमें पता हो कि भाई जो दोनों प्लेट्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, और ये जो आर है वो डिस्टेंस ही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं वी के लिए। ठीक है, वी के लिए आगे बढ़ेंगे, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, इक्वेशन नंबर इसको 2 हो गया था, 3 सपोज कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, v बराबर में क्या आएगा माइनस ऑफ ई और उसके बाद डी आर है, ये दोनों वेक्टर होते हैं जिनको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, और उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे तभी ना होगा। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे। अब यहाँ देखें ई और डी आर की बात है, ये दोनों डॉट प्रोडक्ट हैं, ये दोनों वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है और डी आर जो होगा वह भी वेक्टर। अच्छा, डी आर वेक्टर के बारे में क्या ख्याल होगा, ये कहाँ पर आएगा डी आर वेक्टर, ये देखते हैं ज़रा। डी आर वेक्टर कहाँ आएगा, डी आर का मतलब डिस्टेंस। ठीक है, तो हम जो इस एक्सिस से जो बाहर की तरफ जाएंगे वही डिस्टेंस होगी। अगर छोटा डिस्टेंस लिया तो डी आर हो गया, नहीं तो फिर क्या है, आर है। ये आर है कि नहीं, आर है ना। इसी आर पर, इसी लाइन पर जब हम चलेंगे थोड़ी सी डिस्टेंस तो उसे डी आर कहेंगे। तो जो यहाँ पर डी आर वेक्टर होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, इस एक्सिस से बाहर की तरफ जाएगा। और ये अपना डी आर वेक्टर क्या होगा, जैसे ये है अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, वैसे डी आर वेक्टर जो होगा वो बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल अगर देखें ई और डी आर के बीच में कितना है, 180 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक रेडियली इनवर्ड है और दूसरा रेडियली आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है। ठीक है, तो एंगल 180 डिग्री हो गया, ये थीटा की वैल्यू हो गई। हम जानते हैं कि दोनों जो अगर डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर है उनका डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो फाइनली क्या आता है, जो ई होता है वो लिखते हैं, माइनस तो लिखा है, मान लिया ई जो लिखा वो लिखेंगे और जो डी आर है उसे लिखेंगे। अब हम वेक्टर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड को हम इस तरीके से लिखेंगे, ऊपर तीर नहीं लगाएंगे, एरो नहीं लगाएंगे। डी आर हो गया, उसके बाद कॉस क्या होगा, जो थीटा है, जो एंगल है उन दोनों वेक्टर के बीच में उसे लिखा जाता है, तो 180 डिग्री उन दोनों के बीच का एंगल है। और कॉस 180 डिग्री आता है -1, ये -1 और ये वाला जो माइनस है क्या होगा, दोनों आपस में मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास आएगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी आर होगा, इतना होगा। लिमिट के बारे में ज़रा देखें, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेना हमें चाहिए क्या, कि इसके सरफेस से, छोटा वाला जो सिलेंडर है उसके सरफेस से अब बड़े वाले सिलेंडर के सरफेस तक पहुँचना है। छोटे वाले सिलेंडर की रेडियस कितनी है, ए है, और बड़े वाले की बी है, तो हम ए से बी तक इंटीग्रेट करेंगे तो भाई पहुंच जाएगी, क्योंकि इनके बीच में ही सिर्फ सब मसला है। बाकी अगर छोटे सिलेंडर के अंदर की बात करें तो कोई चार्ज नहीं इसके अंदर में है। ठीक है, अगर बड़े सिलेंडर के बाहर की बात करें तो कोई चार्ज भी वहाँ पर है नहीं। तो ए टू बी ये अपना लिमिट होगा इंटीग्रेशन का। थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन है, इतना क्लियर हो गया कि यहाँ पर नेगेटिव था तो पॉजिटिव आ गया। अब वैल्यू रख लेते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर जब इस वैल्यू को रखेंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे और ये जो ई की वैल्यू है वो रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, λ/2πε है। और देख रहे हैं कि ये जो पूरा पोर्शन है 1/r को छोड़ करके वो क्या है भाई, वो तो कांस्टेंट है, तो क्यों ना हम इसको बाहर ही कर लें। ठीक है, λ/2πε और बाकी 1/r है, और r के रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट भी करना है, तो 1/r लिखते हैं और इसे इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं और डी आर करते हैं। और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए 1/r जो 1/समथिंग की वैल्यू होती है वो उसका इंटीग्रेशन लॉग में आता है। ठीक है, तो आएगा क्या, λ/2πε0 और उसके बाद इसको लिखेंगे, लिमिट यहाँ भी हम छोड़ेंगे नहीं, ए टू बी लिखेंगे। लॉग यानी नेचुरल लॉग होता है, इसे ln कहते हैं, ln, और उसके बाद क्या होगा, सिर्फ r। ऐसे बड़े ब्रैकेट में लगाएंगे हम, लिमिट यहाँ से रखेंगे, अपर और लोअर लिमिट बारी बारी से। ए टू बी है, इसमें करेंगे क्या, λ/2πε0 और हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट लिखेंगे, यानी कि ln नेचुरल लॉग ऑफ b माइनस में नेचुरल लॉग ऑफ a। ये हो गया इतना चीज़। log a माइनस बी या फिर log b माइनस log a है, इसको हम दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं। बराबर में क्या आएगा, λ/2πε0 और इसे ln लिखेंगे और b/a लिखेंगे। क्लियर है, ये v के लिए फार्मूला आ गया, v के लिए ये फार्मूला आ गया। इसे इक्वेशन नंबर 4 सपोज कर लेते हैं। अभी हम तक पहुँचे नहीं है भाई, हमारा टारगेट अचीव थोड़ी ना हुआ है, अभी हमें c चाहिए और c बराबर q/v है। v हम फाइनली यहाँ प्राप्त कर चुके हैं, ऑब्टेन कर चुके हैं। इस v की वैल्यू को उठा करके हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, तब फाइनली c की वैल्यू आएगी। ठीक है, जब c की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, देखें यहीं पर रखते हैं हम, यहाँ थोड़ा जगह बना करके,
तो इस v की वैल्यू को उठा करके हम इसमें रखते हैं, c बराबर Q/v होता है। तो c बराबर में क्या करेंगे, q की जगह पर एक चीज़ फिर से q बराबर ये लेमडा l यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ लेमडा दिखाई दे रहा है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लेमडा l ऊपर लिख लेते हैं, q बराबर में v की जगह पर ये पूरी वैल्यू उठाते हैं और लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये बड़ी लाइन बनाते हैं क्योंकि नीचे जो डिनोमिनेटर में है वो बड़ी वैल्यू है। लेमडा हो गया अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया है, और नीचे ही नेचुरल लॉग ऑफ b/a है। ठीक है, लेमडा से लेमडा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचा क्या है, बचेगा अपना l, और ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बटे का बटे है, एकदम से ऊपर चला जाएगा। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और l हो गया अपॉन में ln लिखेंगे और b/a लिखेंगे। क्लियर है, ये वैल्यू आएगी। यही एक्सप्रेशन आया है कैपेसिटेंस के लिए जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का आएगा। C बराबर असल में फार्मूला क्या आएगा, एक्चुअल में पूरा जो फाइनली आएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l हो गया और अपॉन में ln है और b/a है। ठीक है, ये फार्मूला आया है कैपिटल C यानी कैपेसिटेंस का, किसके लिए, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के लिए। ठीक है, और कैपेसिटर का यहाँ शेप बदला है तो फार्मूला भी बदल गया। सिलेंडर के लिए अलग, स्फीयर के लिए अलग, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए अलग, अलग अलग फार्मूला आया हुआ है। अलग अलग शेप की वजह से अलग अलग फार्मूला आया हुआ है, क्योंकि जो कैपेसिटेंस होता है वो कंडक्टर के शेप पर डिपेंड करता है, उसकी साइज़ पर डिपेंड करता है, और दोनों जो प्लेट्स हैं, दोनों जो कंडक्टर हैं, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। ये भी बात होती है। तो ये 2-3 बातें हैं जिस पर डिपेंड करता है ये, उसी वजह से देखें अलग अलग फार्मूला आ रहा है, अलग अलग कंडक्टर के लिए अलग अलग फार्मूला आ रहा है। तो आसान तरीके से हमने क्या किया, इसको डिराइव किया है, और इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और उसको हम डाउट को ज़रूर क्लियर करेंगे। और आई होप कि आप सबको बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझ में आया होगा। हमारा मकसद है कि बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया जाए, और जो डेरिवेशन है उसको रटने की बजाय एक प्रोसेस में लाया जाए, ताकि जो पूरा एक सिंपल जो कहानी की तरीके से चलता है एक फ़्लो में, उस फ्लो में आप चले जाएं और उस फ्लो में चलते हुए ही अपने टारगेट को अचीव करें, यानी कि अपना जो फार्मूला है डेरिवेशन के बाद जो आता है वहाँ तक पहुँच जाएं और सटीक पहुँचें। कोई गलती ना करते हुए, बिना किसी डाउट के, बिना रुके, आप जो है फटाफट एक फ़्लो में उस फार्मूले तक पहुँच जाएँ। डेरिवेशन को इस तरीके से बनाने का हमारा मकसद यही है। तो एक एक टॉपिक को हम यहाँ कवर कर रहे हैं, बारी बारी से एक एक टॉपिक पर एक एक वीडियो हम क्रिएट कर रहे हैं और चैनल पर अपलोड करते हैं, और ताकि आपको जो है टॉपिक वाइज जो है क्लियरेंस आए, डाउट बिल्कुल भी दिमाग में ना हो। जो चीज़ें हम बार बार पढ़ते हैं वो चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं, क्योंकि जो हम डेरिवेशन पढ़ रहे हैं बार बार देखें इस चैप्टर के सारे जो ये फार्मूले हैं, ये फार्मूला कितनी बार आया होगा, ये फार्मूला कितनी बार आया होगा, ये बार बार आया है। तो इस तरीके से बार बार जब हम इसको यूज़ कर रहे हैं डेरिवेशन में, अपने डेरिवेशन के लिए जो हमारा मकसद है, जो फार्मूला उसको प्राप्त करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए, तो हमें ये चीज़ ये दिमाग में आसानी से बैठ जाता है। तो रिवीजन क्या करता है, रिवीजन हमारे दिमाग में फार्मूले को सेट करता है, जो चीज़ होती है, जो क्वांटिटी होती है, उसको जो उसका प्रिंट बनाता है। तो इस तरीके से रिवीजन भी हो जा रहा है। अगर हम इसको 1 शॉट में लेते, ठीक है, पूरा चैप्टर एक ही बार ख़त्म करने की कोशिश करते, तो क्या होता है, ये जो बार बार चीज़ें आ रही हैं टॉपिक में, हर एक टॉपिक में वही चीज़ें, सेम चीज़ें आ रही हैं, सेम प्रोसेस आ रहा है, सेम स्टेप्स आ रहे हैं, तो वो बार बार हम उसको वहाँ एक 1 शॉट में नहीं ले पाते। हम क्या करते हैं, फटाफट अब ये भी बताते चले जाते हैं कि हाँ भाई ये आपने पढ़ा हुआ, अभी जस्ट पढ़ा है, इसी लेक्चर में पढ़ा है, तो फिर हम इसको क्यों बताएं। तो हम अलग अलग टॉपिक पर जो वीडियो क्रिएट कर रहे हैं उसका ये भी मकसद है। मकसद क्या कहें, इसका एक फ़ायदा ये भी है कि बार बार वो चीज़ें जो पढ़े हुए हैं हम, जो पिछले टॉपिक में पढ़े, जो पिछले चैप्टर में पढ़े, जो यूज़फुल है यहाँ पर प्रेजेंट टाइम के लिए, उसको यूज़ कर रहे हैं और बता भी रहे हैं, ताकि जो पिछला है वो रिवीजन भी होता चला जाए और कोई चीज़ छूटे नहीं। अगर हम पीछे का जो पढ़े हुए हैं अगर उसको भूलते चले जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। जो हमने पढ़ा है उसको तो रिटेन करना है, उसको तो बिल्कुल रखना ही अपने पास। उसके बाद जो नई चीज़ें मिल रही हैं उसको ग्रैप्स करना है, उसको पकड़ना है, उसको होल्ड करना है, और उसे भी क्या करना है, समझना है, और अच्छे तरीके से समझना है। यही हमारा पर्पज़ है इस पूरे लेक्चर का, इस पूरे वीडियो क्रिएशन का। तो आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा ये पूरा लेक्चर, पूरा जो क्लास है, पूरा जो समझाया हमने वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में आप कर सकते हो। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट लेक्चर में।